अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट में हमने नर्वस सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ओवरव्यू देखा, फिर ब्रेन का स्ट्रक्चर और स्पाइनल कॉर्ड, और फिर हमने नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग प्रोसेस समझा था। अब हम कंटिन्यू करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम में जो हमारा बहुत बड़ा सिस्टम आ जाता है, दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स भी कहते हैं, जिसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं और हमारी जो बॉडी का काम होता है उसको प्रोसेस करने में, उसको प्रोड्यूस करने में, रिलीज़ करने में हार्मोन्स का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या किस तरीके से वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, फर्दर हम उसको देखेंगे। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है दैट हैज़ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स, जैसा कि हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, जो कि हमारे प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं हमारे हार्मोन्स को। अब हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, जिसमें हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि जिनका काम डिफरेंट होता है। तो देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ दीज हार्मोन्स, जैसा कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ हो गया, और मूड हो गया। हमारे जैसे मेटाबॉलिज्म में हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारे हार्मोन्स, और फिर ग्रोथ में डिफरेंट हार्मोन्स आ जाते हैं। फिर मूड स्विंग्स जैसे हमें देखते हैं, उसमें भी हमारे हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ दे मेंटेन अवर होम्योस्टेटिस, जिसमें हमारी जो बॉडी की पूरा ओवरऑल जो स्टेट है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। जो जैसे हमारी टेम्परेचर हो गया, हमारी ब्रीथिंग, हमारी जो है रेस्पिरेशन, उन सबको प्रोसेस करने में, उन सबको मेंटेन करने में हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का रोल होता है। और इसका इन्फ्लुएंस होता है पूरा ऑन एवरी सेल, ऑन एवरी ऑर्गन, और फिर पूरी बॉडी पर। अब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स जो होते हैं पूरी सेल और फिर ऑर्गन और फिर बॉडी के पूरे ओवरऑल इंसान के जो स्ट्रक्चर है उस पे मेंटेन करते हैं, उसको हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में। अब एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स जैसे आ जाते हैं, दैट देयर आर पीनियल ग्लैंड। दो मिनट। पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड जो होता है दैट इज़ प्लेस्ड इन अवर ब्रेन, जो मिड ब्रेन है वहाँ पे जो होता है प्लेस्ड होता है हमारा पीनियल ग्लैंड। और फिर उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस, जिसमें जो भी ब्रेन के साइड पे ही होता है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बिल्कुल फोर ब्रेन के साइड पे होता है। अब ये 3 ग्लैंड्स है, दे आर प्लेस्ड इन अवर ब्रेन। और फिर आ जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि हमारी नेक साइड पे होता है, और थायरॉयड ग्लैंड जो कि हमारे यहाँ पे बटरफ्लाई शेप में हमारे जो थ्रोट होता है वहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड प्लेस होता है। फिर आता है थाइमस, जो कि हमारे चेस्ट साइड पे होता है। एड्रेनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनीज के या पेनक्रियास के साइड पे होते हैं। और फिर पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे स्टमक के साइड पे होते हैं। एंड देन वी हैव ओवरी और टेस्टिस, जो कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब इनको फर्दर इनकी फंक्शनिंग और इनकी प्रोसेसिंग देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हम, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्लैंड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर इसका काम भी सबसे ज़्यादा है। इट कंट्रोल्स अवर फर्दर ग्लैंड्स, हमारी पूरी बॉडी को, जो बाकी सब ग्लैंड्स है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, कि इसका सबसे ज़्यादा काम भी है और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर भी है। ये रेगुलेट करता है हमारी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, हमारी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को, यानी कि जो हमारे सब ग्लैंड्स हैं, जिसमें हमारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आ गए, जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, उनको जो उनकी मेंटेनेंस करता है, या फिर जो उनको रूल करता है, या फिर जो उनको परमिशन देता है कुछ भी करने का, तो वो उसका काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब इसमें हमारी ग्रोथ कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, ये सब ग्रोथ में जो हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे वो होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। मेटाबॉलिज्म में हमारी डाइजेशन, और कब क्या किस किस्म की जो डाइजेशन होनी है, रेस्पिरेशन होनी है, वो सब हमारे मेटाबॉलिज्म में पिट्यूटरी ग्लैंड का हाथ होता है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का हाथ होता है। देन वी हैव थायरॉयड ग्लैंड, जो कि हमारी थ्रोट साइड पे बटरफ्लाई शेप में प्रेजेंट होता है, वो जो कि रिलीज़ करता है बटरफ्लाई शेप। ओके, बहुत बुरी शेप आ रही है इस वक्त, तो खैर बटरफ्लाई शेप में होता है थायरॉयड ग्लैंड। और इसका काम क्या होता है? टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमारी डाइजेशन आ जाती है, और फिर हमारी एनर्जी को रिलीज़ करना, उसको ट्रांसफ़र करना, और फिर हमारी ग्रोथ में भी हमारे थायरॉयड ग्लैंड का हाथ होता है। थायरॉयड ग्लैंड रिलीज़ करता है T3 और T4 हार्मोन, जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। अब ये इस हार्मोन का काम होता है हमारी रेगुलेट करना मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी को, ग्रोथ को। अब जब इन हार्मोन्स में कोई भी जो
प्रॉब्लम आ जाए, जब ज़्यादा रिलीज़ हो जाए या फिर कम रिलीज़ हो जाए, तो इनसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे अगर हम थायरॉइड ग्लैंड में देखें, अगर थायरोक्सिन जो कि ज़रूरी हार्मोन है, अगर इसकी एक्सेस रिलीज़ हो जाए, ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, तो हाइपर थायरॉइडिज्म एक डिज़ीज़ होती है, वो होने लग जाती है। हाइपर यानी कि बढ़ जाना। तो जब भी थायरोक्सिन बढ़ जाता है तो हाइपर थायरॉइडिज्म होती है। एंड देन वी हैव हाइपोथायरॉइडिज्म, जिसमें थायरॉइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो थायरॉइड हार्मोन्स को कम रिलीज़ करते हैं, तो हाइपोथायरॉइडिज्म डिज़ीज़ होती है। ये इनके बढ़ने और इनके घटने के अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं, और फिर अलग-अलग जो है डिज़ीज़, और फिर उसके हिसाब से मेडिसिन और उसके इम्पैक्ट जो पेशेंट पे होते हैं, वो सब हर पेशेंट के हिसाब से होते हैं। सो दिस इज़ द ओवरव्यू के कौन से ग्लैंड कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और फिर उनका क्या इम्पैक्ट होता है हम पे। तो खैर, अब थायरॉइड ग्लैंड के बाद आ जाता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है दैट रिलीज कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालाइन। जिस कॉर्टिसोल का काम होता है दैट इज़ इन आवर, जब भी कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चोट लग जाती है, तो वो जो दर्द, जो पेन फील होता है, वो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। और फिर एड्रेनालाइन जैसे हमने बात की फाइट एंड फ्लाइट मोड की, तो एड्रेनालाइन एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन को रिलीज़ करता है, जो हमें डाइजेशन और फिर अलर्ट सिचुएशन में हमें हेल्प करते हैं। इट मैनेजेस अवर स्ट्रेस। जब भी हम अलर्ट सिचुएशन में होंगे, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, तो हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होगा, तो हमारी ब्रीथिंग भी जो इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो सब किसकी वजह से होता है? दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ एड्रेनालाइन हार्मोन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। देन वी हैव पेनक्रियास। पेनक्रियास से रिलीज़ होते हैं इंसुलिन और फिर ग्लाइकोगॉन। ये तो काफ़ी पॉपुलर जो है हार्मोन्स है। अब जैसे इंसुलिन, जैसे हमने थायरोक्सिन की बात की, थायरॉइडिज्म डिजीज़ होती है, हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म, उसी तरीके से इंसुलिन की भी बढ़ने और घटने की वजह से ही डायबिटीज़ होती है, जिसमें डायबिटीज़ जो है इंडिपेंडेंट जो इंसुलिन और जो टाइप्स होते हैं इंसुलिन के, वो काज होती है डिफरेंट पेशेंट्स के हिसाब से, डिफरेंट केस हो सकता है, उनके सिम्टम्स अलग होते हैं, तो वो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ दीज टू हार्मोन्स। जब इंसुलिन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो उस हिसाब से डायबिटीज़ होती है। अब जो इसमें जो पेनक्रियास का काम होता है, दे रेगुलेट ब्लड शुगर। हमारी जो ब्लड शुगर होती है, उसको रेगुलेट करता है पेनक्रियास। पेनक्रियास ग्लैंड जो है जो दो हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लाइकोगॉन। इसी वजह से हमारी अगर इनमें कोई कमी आ जाए, तो जो पेशेंट होता है उसको डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। इसीलिए इसका काम ही होता है ब्लड शुगर को मेंटेन करना। अब जो दूसरा ग्लैंड है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। अब रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड है दैट रिलीजेस रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, जिसमें सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं, जैसा कि मेल में होता है। दीज आर टू डिफरेंट ग्लैंड्स, जिसमें ओवरीज आती हैं फीमेल्स में और टेस्ट्स आते हैं मेल में। अब ओवरीज रिलीज करती है जो हार्मोन दैट आर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये किस में रिलीज होता है? फीमेल्स में रिलीज होते हैं। और जो टेस्टिस में होते हैं दैट आर दी टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। तो ये दोनों मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये दोनों मेल हार्मोन है। अब इसके बाद देन वी हैव द केमिकल मैसेजिंग, जो हार्मोन्स के थ्रू होती है। जैसा कि हमने देखा पेनक्रियास में इंसुलिन, देयर आर हेयर आई हैव गिवन सम ऑफ द हार्मोन्स, जिनका फंक्शन हम देखेंगे कि कौन कौन सा फंक्शन कौन कौन से हार्मोन्स कर रहे हैं। तो जैसे कि इंसुलिन है दैट कंट्रोल्स आवर ब्लड शुगर, जिसमें हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना होता है, तो हमारी इंसुलिन हेल्प करता है। अब जो जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जो है वो उसको बढ़ाना हो या घटाना हो, तो वो हेल्प करता है हमारा इंसुलिन। अगर इसके बढ़ने और घटने की वजह से कोई कमी आ जाती है, तो वो पेशेंट को या इंडिविजुअल को डिजीज़ होती है, दैट इज़ वेल नोन एज डायबिटीज़। अब उसके बाद है एड्रेनालाइन, जिसको एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। अब जैसे हमने बात की जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, एनर्जी सप्लाई है, ये सब किसका काम होता है? एड्रेनालाइन का होता है, या एपिनेफ्राइन जिसको कहते हैं हम। अब जैसे हमने फाइट एंड फ्लाइट की जैसे पहले भी बात की, तो ये सब इसमें आ जाता है। और फिर थायरोक्सिन, जिसमें हमने थायराइड की ग्लैंड की बात की कि थायराइड ग्लैंड D3 D4 हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, जिसको मिला के हम कहते हैं थायरोक्सिन। इसका काम होता है मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, एनर्जी यूज़ और फिर सपोर्ट ग्रोथ में से हेल्प करना। और फिर कार्टिसोल, जो कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, यानी कि कोई जलन हो, कोई जो इन्फ्लेमेशन हो उसको रिड्यूस करता है। पेन में फील करने, उसको कंट्रोल करने में हमारा कार्टिसोल हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है।
और फिर इट हेल्प्स इन आवर बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब भी इंसान को स्ट्रेस होता है तो वो कंट्रोल करने, उसको हेल्प करने, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा कार्टिसोल हार्मोन। अब उसके बाद देयर आर मेनी डिसऑर्डर्स दैट कैन अकर बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं दैट अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़। अब अल्जाइमर्स में क्या होता है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है पेशेंट की, और कॉग्निटिव जो एबिलिटी होती है वो कम होने लगती है, जिसमें कॉग्निटिव में मेमोरी हो गई, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी डिसीजन मेकिंग, ये सब क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। जब किसी इंडिविजुअल को अल्जाइमर्स की डिज़ीज़ होती है तो वो पहला तो उनकी मेमोरी लॉस सबसे ज़्यादा होता है। फिर उनको जैसे मेमोरी लॉस होगी तो वो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है इम्पैक्ट होंगी। उनको जो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो डेली के टास्क होते हैं उनमें भी उनको मसला होता है। वो चीज़ें इतनी भूलने लगते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती। उनकी लाइफ बहुत इम्पैक्ट होती है जो पेशेंट्स अल्जाइमर से गो थ्रू करते हैं। अब जो पार्किंसन डिज़ीज़ है, दैट इज़ आल्सो अ न्यूरोजेनरेटिव डिज़ीज़, जिसमें हमारे न्यूरॉन्स और फिर उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारे अगर न्यूरॉन्स पे कोई भी डेथ हो जाती है, कोई सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन गेट इन्फ्लुएंस्ड, तो उसमें हमारे पार्किंसन डिजीज़ जो होती है वो हो सकती है। अब इसमें जो सिम्पटम्स हैं दैट आर ट्रिमर्स, स्टिफनेस, जिसमें शेकिंग, हाथ का बहुत कांपना, और फिर स्टिफ हो जाना हाथों का, और फिर मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है इंडिविजुअल्स की, और फिर ये सब होता है लॉस ऑफ डोपामाइन की वजह से। अब जो डोपामाइन हमने देखा, डोपामाइन इज़ एन न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे प्लेजर में जो होता है इन्वॉल्व होता है। प्लेजर के लिए हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर, जब भी हमें प्लेजर मिलता है तो हमारा डोपामाइन रिलीज होता है, दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से हमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। अब उसके डिफरेंट, जैसे हमने सिम्टम्स देख लिए, ट्रिमर्स और स्टिफनेस और मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आना, तो वो ये सब होते हैं बिकॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज़। अब जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ये एक इम्यून डिजीज़ है, जिसमें इम्यूनिटी जो इंडिविजुअल की होती है वो इम्पेक्ट हो रही होती है, उस इम्यूनिटी पे अटैक होता है, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ अकर हो सकती है, जिसमें जो हमारे प्रोटेक्टिव जो नर्व्स होते हैं उसमें इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, फिर ब्रेन जो है वो, और जो रेस्ट ऑफ बॉडी है वो पूरी इन्फ्लुएंस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें हमारी इम्यूनिटी पे इम्पेक्ट आ रहा है। फिर आती है एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी में दैट इज़ आल्सो कॉल्ड, जो हम आम लैंग्वेज में इसको कहते हैं, दैट इज़ सीजर्स, और जिसको दौरा भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें नर्व्स की इम्पेक्ट की वजह से नर्व्स या तो ज़्यादा उनकी मूवमेंट रुक जाती है थोड़ी मूवमेंट के लिए, और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो रिलीज़ होना कम कर जाते हैं, तो सीजर्स होने लगते हैं। जो इंडिविजुअल होता है उसको सीजर्स होते हैं, या दौरा पड़ने की कंडीशन होती है वो एपिलेप्सी में, वो होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की कम होने या ज़्यादा या एबनॉर्मल होने की वजह से ब्रेन में, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब नर्वस सिस्टम का हमारे बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट है? अब जो पूरे नर्वस सिस्टम को हमने स्टडी किया, हमने देखा उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, ब्रेन का स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर हमने देखा कि जो डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं जो नर्वस सिस्टम की किसी भी इशू की वजह से हो सकती हैं, जिसमें हमने फिर ग्लैंड्स को भी देखा कि जो हमारे नर्वस सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम काम किस तरीके से करता है। तो अब हमने देखना है कि किस तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इम्पेक्ट करता है, कंट्रोल करता है या इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारा जो बिहेवियर है दैट हैव ग्रेट इम्पैक्ट्स बिकॉज ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे सिग्नल्स, जो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स हैं, पहली बात तो वो हमें कंट्रोल करते हैं पूरी तरीके से, जिसमें हमारे ग्लैंड्स आ गए, जिसमें हमारे हार्मोन्स आ गए। हार्मोन्स हमारी मूड को कई दफ़ा कंट्रोल कर रहे होते हैं, किसी हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से, किसी की कम होने की वजह से हमारी बॉडी रेगुलेशन जो है, बॉडी की मेंटेनेंस है वो चेंज होती रहती है, तो उस वजह से हमारा बिहेवियर भी चेंज हो सकता है, जिसमें हमारी रेगुलेशन एक्शन में आ गया, थॉट्स आ गए, हमारी इमोशंस आ गए, हमारी इमोशन का चेंज होना, फ्लक्चुएट होना, ये सब चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जिसमें हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ गया, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा नॉरएपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे स्ट्रेस में हमें हेल्प करते हैं, और फिर इमोशनल रेगुलेशन में हमारे थायरॉक्सिन जो पूरी बॉडी की रेगुलेशन करते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग, जैसे हमने फ्रंटल लोब में पढ़ा कि हमारा फ्रंटल लोब जो है हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी
लॉजिकल रीजनिंग, इन सबको कंट्रोल करता है। तो अगर इसमें कहीं भी कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है तो वो सब चीज़ें हमारी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी। इसके बाद है द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम ऑन आवर मेंटल हेल्थ, के किस तरीके से हमारी नर्वस सिस्टम हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। अब जैसे ही कोई इम्बैलेंसनेस होगी पूरी बॉडी में, अगर हार्मोन्स ज़्यादा, जैसे हमने अभी बात की कि अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है या कम रिलीज़ हो जाए, या फिर कोई भी ब्रेन के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे हमने डोपामाइन की बात की, अगर न्यूरोट्रांसमीटर उसकी कमी की वजह से कोई डिजीज़ हो सकती है जैसे पार्किंसन, तो दैट ऑल डज़ इन्फ्लुएंस अवर मेंटल हेल्थ, कि जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ जो है इम्पेक्ट हो रही होती है। जैसे कि कई सारी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स दैट कैन अकर लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फिर शिज़ोफ्रेनिया, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं हमारी नर्वस सिस्टम की वजह से। हमने अभी तक पूरा जो है कवर कर लिया है सारा। अब इसको एक बार हम कोशिश करते हैं कि ओवरव्यू सिंपली तरीके से इसको ओवरव्यू कर लें। तो हमने पढ़ा व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। उसमें नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। देयर इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर पेरिफेरल को मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स में मोटर का काम होता है। मूवमेंट में सेंसरी का, हमारे सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाना। और फिर मोटर न्यूरॉन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक जो हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और फिर ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड किया गया है, दैट इज सब डिवीजन और व्हिच इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में हमारी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन आ जाती है, और फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन आ जाती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक में। उसके बाद हमने देखा ब्रेन का स्ट्रक्चर जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम सेरिबेरम भी कहते हैं, हाइंड ब्रेन को हम सेरिबुलम भी कहते हैं, और फिर मिड ब्रेन यानी कि दरमियान वाला ब्रेन और दरमियान वाला पार्ट, और फिर ब्रेन स्टेम जो जाके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। अब फंक्शन जो ब्रेन के हैं, दैट इज़ थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस, टच, मोटर स्किल्स, हमारी थॉट्स को प्रोसेस करना, हमारी मेमोरी को स्टोर करना, सब चीज़ें, ये सब काम किसके होते हैं, ब्रेन के होते हैं। एंड देन वी सा दी स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, जिसमें हमारा जो है फ्रंटल लोब आ जाता है, टेम्पोरल लोब, पेरिटल लोब और फिर ओसिपिटल लोब। अब इनका डिफरेंट डिफरेंट काम है। जैसे फ्रंटल लोब हमारी प्लानिंग, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोरालिटी, पर्सनालिटी, इन सब में हमारा फ्रंटल लोब जो है वो पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद टेम्पोरल लोब जो हमारी लैंग्वेज, हमारी स्पीच, इन सबको प्रोसेस करने में हमें मदद करता है। पेरिएटल लोब जो है वो हमारी सेंसेशन और फिर हमारी जो पूरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है। ऑसिपिटल हमारी विजन्स को कंट्रोल करता है। और फिर ब्रेन स्टेम जो है वो हमारी रेगुलेशन करता है, हार्ट बीट की, रेस्पिरेशन की, ये सब चीज़ें हमारा ब्रेन स्टेम करता है। अब उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि जिससे रिलीज़ होती है स्पाइनल नर्व, जो कि हमारी बॉडी से हमारी बॉडी तक हमारे मैसेजेस पहुंचा, बॉडी से लेके ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाती हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर को हमने देखा, ब्रेन का जो है, ब्रेन से लेके पूरी बॉडी तक इसके नर्व्स फैले होते हैं, जो पूरी बॉडी तक स्प्रेड होते हैं। अब इसमें सर्वाइकल, थोरैक्स और लंबर और फिर सर्कल, ये 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के। अब इसमें हमने देखा कि इसका काम क्या है, बेसिक काम है ट्रांसमिट करना इन्फॉर्मेशन बॉडी से लेके ब्रेन तक और ब्रेन से लेके बॉडी तक। अब उसके बाद न्यूरॉन्स को देखा हमने, न्यूरॉन्स आर दी सेल ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन के सेल्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, सेल ऑफ बॉडी, जिसमें हमारा न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, जैसे कि डीएनए। और फिर डेंड्राइट्स, जो कि इसका अपर पार्ट है, एक्सोन, और फिर माइलिन शीट, जो कि एक्सोन को कवर करती है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जिसमें सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, मोटर जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, इंटर न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी और मोटर के आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स को हमने देखा, दे आर केमिकल मैसेंजर्स, जो हमारी ब्रेन तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जब साइनेप्स हो रहा होता है, साइनेप्स यानी कि ये 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में जो गैप होता है, वहाँ पे जो केमिकल ट्रांसमिशन होती है इन्फॉर्मेशन की, वो होती है साइनेप्स प्रोसेस के थ्रू, और जो केमिकल इन्फॉर्मेशन हो रही है वो होती है केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब दे आर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामाइन, सेरोटोनिन और फिर एसिटोकोलिन, जिसका जो कि हमारी एक्टिवेशन और मेमोरी में हेल्प करता है हमें। उसके बाद हमने एंडोक्राइन को देखा, एंडोक्राइन सिस्टम में जो कि हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हुए हुए, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर इनका डिफरेंट डिफरेंट काम जो हमने देखा, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि हमारी पूरे बॉडी के बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है,
जिसमें रेगुलेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आ जाता है। फिर आ जाता है थायरॉयड ग्लैंड, जिसमें हमारी रेगुलेशन, मूवमेंट और मेटाबॉलिज्म और फिर एनर्जी ग्रोथ, ये सब चीज़ें हमारा थायरॉयड ग्लैंड कंट्रोल करता है। देन वी सॉ एड्रेनल ग्लैंड, और जिसमें हमारी पूरी रेगुलेशन होती है मेटाबॉलिज्म की, और फिर फाइट एंड फ्लाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब हमारा एड्रेनल ग्लैंड करता है। पेनक्रियाज जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन, जिसमें हमने और ग्लाइकोगोन हार्मोन्स को देखा, रिप्रोडक्टिव में ओवरीज एंड टेस्टिस, देन वी सॉ दी टू हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन जो कि फीमेल्स में होते हैं, फिर टेस्टिरोजन या एंड्रोजन जो मेल में होते हैं। अब जो बॉडी केमिकल मैसेजेस होते हैं, जैसे हमने इंसुलिन की बात कर ली है, डिफरेंट डिफरेंट, हमने इन सबको कवर कर लिया। अब उसके बाद डिफरेंट डिजीज़ेज़, अल्ज़ाइमर्स डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, इन सबको हमने देखा। फिर मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है, जो इसकी ये डिज़ीज़ है, ये किस तरीके से नर्वस सिस्टम की डिज़ीज़ है, उसको हमने देखा। और फिर आ जाता है एपिलेप्सी, उसको हमने थोरोली पढ़ा। फिर नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम हमारी बिहेवियर में हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने इसके इमोशनल रेगुलेशन, थॉट्स, इमोशन को सबको हमने थोरोली देखा। देन वी सॉ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और फिर इमोशनल रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम हमें इम्पेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को। सो दिस वाज दी ओवरव्यू और रिकैप। अब हम नेक्स्ट क्लास में परसेप्शन और सेंसेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।